Good morning, Priti, Neha, Saurabh, Ganesh, Dipali, शिवानी. कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके यस प्रीति. सर। यस। ओके गणेश. गुड. सो स्टूडेंट्स, कल हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टमिक रूट्स स्टडी कर रहे थे. सिस्टमिक रूट्स में पैरेंटरल रूट्स हमारा चल रहा था. पैरेंटरल रूट्स में हम लोगों ने इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट को डिस्कस कर लिया था. एंड जब इंट्रावेनस रूट जो है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल रीजंस, हम लोग कल का लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है इंट्रावेनस रूट्स का, तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं. ओके. सो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ. वेट. ओके. सो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? दिख रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके. ठीक है, चलिए. सो इंट्रावेनस इंजेक्शंस. ओके. सो यहाँ पे इंट्रावेनस रूट. सो इंट्रावेनस रूट, so drugs are injected directly into the blood stream through a vein. Drugs can be administered as IV as A. Intravenous infusion, B. Intravenous injection. Okay. Now intravenous infusion जो होता है, so that is the saline solution. एंड सलाइन किस तरह से दी जाती है ये आप सभी को पता है. इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दूसरा और टाइप है, दैट इज़ द इन्फ्यूजन पंप. जो इन्फ्यूजन पंप होता है, तो उससे भी जो रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी है उसको एग्जैक्टली माइक्रो लेवल पे कंट्रोल किया जाता है. इन्फ्यूजन पंप. तो सलाइन सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप कंट्रोल करते हो. जब सलाइन दी जाती है आईवी रूट से, सलाइन आईवी रूट से दी जाती है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे कंट्रोल किया जाता है. एंड जब इन्फ्यूजन पंप इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्फ्यूजन पंप में जो रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी है वो माइक्रोन लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, माइक्रोलीटर में कंट्रोल किया जाता है. 2 माइक्रोलीटर पर मिनट, 4 माइक्रोलीटर पर मिनट, इस तरह से ड्रग डिलीवरी होता है इन्फ्यूजन पंप के थ्रू. ओके. सो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. सो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में जैसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स स्लोली थ्रू अ वेन इनटू द प्लाज्मा एट अ कांस्टेंट रेट. एट अ कांस्टेंट रेट. तो कल हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. एट अ कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है? एट अ कांस्टेंट रेट मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, फिक्स वॉल्यूम ऑफ ड्रग वो ब्लड में जाता है पर मिनट, पर आवर, जो भी टाइम है. ओके. मतलब 2 मिलीग्राम और 2 ml पर मिनट या 2 ml पर आवर. तो फिक्स रेट से ड्रग जो है वो ब्लड में जाता है, दैट इज द कांस्टेंट रेट. अबे जब भी कोई ड्रग कांस्टेंट रेट से ब्लड में एंटर करता है, तो वो जो डिलीवरी है वो कौन से ऑर्डर की डिलीवरी है, उसका काइनेटिक क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, या स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक होता है? कौन सा काइनेटिक होता है उसका बताइए. जीरो ऑर्डर. यस, जीरो ऑर्डर. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो इन्फ्यूजन, जब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स उसका होता है, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट रेट डिलीवरी. कांस्टेंट रेट से ड्रग का डिलीवरी होता है, इसलिए जीरो ऑर्डर. तो जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, या जिस किसी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से कांस्टेंट रेट से यदि ड्रग डिलीवर होता है, ड्रग रिलीज होता है, तो दैट इज़ द जीरो ऑर्डर डिलीवरी. ओके, ये ध्यान दीजिए. सो इट डिलीवर्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, दैट इज पर मिलीग्राम पर मिनट. ओके. फिक्स अमाउंट ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्टर होता है, रिलीज होता है, डिलीवर होता है. देन इंट्रावेनस इंजेक्शन. इंट्रावेनस इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज आईवी बोलस. आईवी बोलस, इंट्रावेनस बोलस. ओके. सो आईवी बोलस में इंट्रावेनस इंजेक्शन और इंट्रावेनस बोलस इन्वॉल्व्स रैपिड आईवी इंजेक्शन ऑफ द एंटायर ड्रग ऑल एट वंस. मतलब जो भी ड्रग का डोज होता है वो टोटल डोज, कंप्लीट डोज एक साथ में ही आईवी रूट में, मतलब या तो सलाइन में से या फिर डायरेक्टली वेन में एडमिनिस्टर किया जाता है. सो IV bolus may be given directly into a vein, into an existing IV line,
through an injection port or through a saline or heparin lock. Okay, so this is about intravenous injection. Now advantages of IV route. So this route is useful for unconscious or uncooperative patients. Large volume of fluid can be administered. Example, intravenous fluids in patients with severe dehydration. Then highly irritant drugs can be given because they get diluted in blood. Example, anti-cancer drugs. Then hypertonic solutions can be infused by intravenous route. Example, 20% mannitol in cerebral edema. Okay, यदि cerebral edema है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 20% मैनिटॉल का सोल्यूशन IV रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है. 20% मैनिटॉल ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. सो नाउ टेल मी व्हाट डज इट मीन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? पता है आपको? हाइपरटोनिक. व्हाट इज टोनिसिटी? टोनिसिटी इसका मतलब क्या होगा? टोनिसिटी किससे रिलेटेड है? टोनिसिटी जो है ये किससे? यस, किससे? पीएच. सॉरी, नॉट अबाउट पीएच. ओके, टोनिसिटी जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है. ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट पीएच. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर नॉट पीएच. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन जो है, एनी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वल होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है. आइसोटोनिक. ओके, आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड में फिर आपका प्लाज्मा आ जाता है या आपका टीयर्स भी आ जाते हैं. तो यदि कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ये टीयर्स के ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल बता सकते हो? एनी एग्जांपल? जैसे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन पता होगा आपको. नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, राइट. सो जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.9%. 0.9%. एग्जैक्टली, वेरी गुड. 0.9% सोडियम क्लोराइड. 0.9% सोडियम क्लोराइड. अब ये जो 0.9% है, ये 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है या वेट बाय वॉल्यूम होता है या वेट बाय वेट होता है? क्या होता है? 0.9%. परसेंट के साथ में आपको पता है कि परसेंटेज के साथ में या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है या वेट बाय वेट आता है या वेट बाय वॉल्यूम आता है. तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में 0.9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा या वेट बाय वेट आएगा या वेट बाय वॉल्यूम आएगा? क्या आएगा? वेट बाय वॉल्यूम. करेक्ट, एग्जैक्टली, वेट बाय वॉल्यूम. वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर. ओके, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब है 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब 900 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर. कितना? 900 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन. ओके, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है. ओके, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर? ठीक है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में जैसे आपको प्रेशर के बारे में पता होगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की हाइट. ओके, एक पर्टिकुलर ड्रम में या पर्टिकुलर किसी कंटेनर में वाटर की जो हाइट होती है तो हाइट के वजह से वाटर जो प्रेशर अप्लाई करता है दैट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड इट इज़ ड्यू टू हाइट ऑफ द वाटर, वाटर के हाइट की वजह से. एंड नाउ एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के फिनोमिनन में होता है.
ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन ऑस्मोसिस? पता है आपको ऑस्मोसिस में क्या होता है? कोई जानता है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखिए, अभी ऑस्मोसिस का फिनोमिनन हम समझ के लेंगे। अब जब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? विच टॉपिक आर वी स्टडिंग हियर? बताइए, हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? नेम ऑफ द Parental. टॉपिक, पैरेंटरल रूट। पर्टिकुलरली हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी कर रहे हैं, एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पैरेंटरल रूट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें आईवी रूट हम स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करते करते मैं आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में लेकर जा रहा हूँ। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस की। तो यहाँ पे हमारे इस लेक्चर में जब हमारा ऐसा लेक्चर चलता है तो हम कोई लिमिट नहीं रखते हैं कि पर्टिकुलरली ये टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन तो सिर्फ उतना ही पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट आती है फार्मेसी की, वो सभी कंसेप्ट्स यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सामने एक पूरा पिक्चर आ जाए, एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो आपके सामने आना चाहिए, ताकि जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे बेनिफिट है। इसलिए जो लेक्चर्स है ये लेक्चर्स आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर में मैं जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। नोट्स में ओनली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन आपको मिलेगा, बट ये जो इन डेप्थ हम लोग जाते हैं, हर एक कंसेप्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ये तो लाइव लेक्चर में ही पॉसिबल है। यदि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देखते हो, मतलब देयर आर मेनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल, मतलब सिर्फ हमारे अकेडमी के नहीं, मेनी अकेडमीज के लेक्चर्स अवेलेबल है। तो यदि आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो भी आपका ये कंसेप्ट, बहुत से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पे लाइव आने का मकसद यही है कि आपके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो सकते हैं उतना क्लियर करना। तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस की तरफ चलते हैं। तो ऑस्मोसिस फिनोमिनन क्या है? तो ऑस्मोसिस का फिनोमिनन है कि जब भी लो कॉन्सेंट्रेशन से, लो कॉन्सेंट्रेशन से, ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाता है या वाटर जाता है, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या क्या होता है ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस फिनोमिनन में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर फ्लो होता है। यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब भी कोई फ्लूइड या वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में जब प्रेशर अप्लाई होता है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर अप्लाई होता है। जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाएगा तो फ्लूइड जो है यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर अप्लाई करेगा, एंड दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, नाउ यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाता है। क्यों? क्योंकि जब लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो डाइल्यूट होता है। वो क्या होता है? डाइल्यूट होता है। और जो भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है उस सॉल्यूशन में फ्लूइड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ओके, एंड जो सॉल्यूशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है, फ्लूइड कम होता है। इसीलिए ऑस्मोसिस के फिनोमिनन में लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लूइड जाता है, दैट इज ऑस्मोसिस। नाउ अब हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन क्यों किया गया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी इन्फ्यूज्ड बाय इंट्रावेनस रूट। तो नॉर्मली जितने भी पैरेंटरल सॉल्यूशंस होते हैं या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस है, दे शुड बी आइसोटोनिक, राइट।
जो पैरेंटरल सॉल्यूशंस है, तो पैरेंटरल सॉल्यूशंस शुड बी आइसोटोनिक। मतलब पैरेंटरल सॉल्यूशंस या इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस या फिर आई ड्रॉप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। सो दैट इज द आइसोटोनिसिटी। बट यदि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आपने इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होता है एंड वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो यदि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करोगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आरबीसी के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आरबीसी में से, रेड ब्लड कार्पस्कल्स में से, एरिथ्रोसाइट्स में से बॉडी मतलब उसका जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बाहर निकाल लेता है, उस फ्लूइड को बाहर निकालता है, जिसके वजह से आरबीसी का श्रिंकेज हो जाता है, श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। तो नॉर्मली यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाए तो उसके वजह से श्रिंकेज ऑफ आरबीसी होता है। और अगर इसके अपोजिट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो आरबीसी में जो फ्लूइड जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का फ्लूइड वो आरबीसी में एंटर हो जाता है, आरबीसी में चला जाता है, जिससे कि आरबीसी का स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी। एंड स्वेलिंग ऑफ आरबीसी होने के बाद में आरबीसी ब्रेक हो जाती है, बस्ट हो जाती है, बस्टिंग ऑफ आरबीसी इज देयर। और बस्टिंग ऑफ आरबीसी होता है तो हीमोलाइसिस हो जाता है। क्या होता है? हीमोलाइसिस। एंड हीमोलाइसिस होता है तो दैट कैन रिजल्ट इनटू अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया। तो इस तरीके से जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो नॉर्मली हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कैन नॉट बी इंजेक्टेड। बट अगर जैसे यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा है, सेरेब्रल एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो वो सॉल्यूशंस हम लोग आईवी रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट आईएम रूट या सबक्यूटेनियस रूट से नॉर्मली हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। एंड ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, इस पे कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को ठीक से समझ के लेना आपको ज़रूरी है। यह कंसेप्ट हमें रिपीट होने वाली है कहाँ पे? जब हम लोग फार्मास्यूटिक्स में स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, पैरेंटरल फॉर्मुलेशंस को स्टडी करेंगे तो उस समय भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगी एंड ये क्वेश्चंस वहाँ पे भी रिपीट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कंसेप्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, समझ में आया है आपको? कोई डाउट है इसके अंदर में? रिपीट करना है? बताइए, आगे बढ़ूँ? Yes. Okay, good. Then, so by IV infusion, a constant plasma level of the drug can be maintained. Okay, अब constant plasma level कैसे मेंटेन होगी यहाँ पे? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिलीज है, कांस्टेंट लेवल पे कांस्टेंट रिलीज है, ड्रग का जो रिलीज रहेगा, जो रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल मेंटेन की जाती है। फॉर एग्जांपल डोपामिन इन्फ्यूजन इन कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें डोपामिन इन्फ्यूज किया जाता है। या फिर नॉर एड्रेनालिन जो है, तो नॉर एड्रेनालिन भी आप कार्डियोजेनिक शॉक में, या हाइपोटेंसिव कंडीशन होती है, तो हाइपोटेंसिव कंडीशंस में नॉर एड्रेनालिन भी इन्फ्यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्फ्यूजन पंप। ओके, नॉर एड्रेनालिन का एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, दैट इज़ द नॉरएड। आई होप कि आपको नॉरएड पता होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है नॉर एड्रेनालिन का, नॉरएड। तो ये जो नॉरएड है ये भी इन्फ्यूजन पंप से इन्फ्यूज किया जाता है। ओके, देन द डोज ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड इज स्मॉलेस्ट, बायोअवेलेबिलिटी इज 100%। तो जो आईवी रूट होता है, आईवी रूट से बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। आईवी रूट से बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? तो आईवी रूट से बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है,
ये जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं आईवी रूट का, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। बायोअवेलेबिलिटी इज 100% फ्रॉम आईवी रूट। सो रीज़न बता सकते हो बायोअवेलेबिलिटी क्यों 100% होती है आईवी रूट से, क्या कारण है? क्योंकि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो हम डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एडमिनिस्टर कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या हुआ? तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग का मतलब है कितने समय में कितने क्वांटिटी में ड्रग ब्लड में जाता है, कितने समय में कितने क्वांटिटी में ड्रग ब्लड में जाता है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जितना भी ड्रग है वो 100% ड्रग ये डायरेक्टली ब्लड में जाता है, दैट्स वाई बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। ओके, तो इस कंसेप्ट पे कई सारे एग्जाम्स में कई सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, कंसेप्ट एक है बट उस कंसेप्ट पे आपको नियर अबाउट 40 to 50 एमसीक्यूज मिलेंगे अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स देखते हो तो कई बार मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमने 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, हमने 7,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, इस पर्टिकुलर बुक में 12,000 एमसीक्यूज है। सो मेरा ये मानना है कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप कितने अटेम्प्ट करते हो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कितनी कंसेप्ट क्लियर करते हो और उस कंसेप्ट को कितना डेप्थ में आप क्लियर करते हो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके कंसेप्ट और उसके डेप्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यदि अपने कंसेप्ट को डेप्थ में क्लियर किया है एंड उस कंसेप्ट पे आपने 4 या 5 एमसीक्यूज सॉल्व कर दिए तो भी सफिशिएंट है। एमसीक्यूज आपको गाइडलाइन है, आपका स्टडी सही डायरेक्शन में जा रहा है या ये नहीं जा रहा है, इसका इंडिकेशन एमसीक्यू होता है। ओनली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके 10,000 15,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं की जा सकती। एमसीक्यू ये आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो ये आपको एमसीक्यू से पता चलता है। इसलिए स्टडी करते समय कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, जितनी कंसेप्ट क्लियर होगी उतना ही बेटर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे और आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। सो वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, देन स्ट्रिक्ट aseptic conditions are needed। What does it mean aseptic conditions? क्या मतलब इसका? aseptic condition का मतलब क्या बताइए, पता है? फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल। वेरी गुड, एक्जैक्टली, फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यस फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज aseptic conditions। तो aseptic कंडीशन या aseptic टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी कंडीशंस जहाँ पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस न हो। ओके, तो जो aseptic एरिया होता है, ओके, तो aseptic एरिया कौन से क्लास में आता है? आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, आपने शेड्यूल एम में पढ़ा होगा, जब आपने एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन आपने की होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो aseptic एरिया क्लास 100, यस क्लास 100, वेरी गुड, सही सही जवाब दिया आपने। क्लास 100 में aseptic एरिया आता है, बट अब ध्यान दीजिए, क्लास 100 ये पुराना हो चुका है। ओके, ये ओल्ड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, ये आज के डेट में अप्लीकेबल नहीं है। आपकी जानकारी सही है बट ओल्ड है, पुराना है, ऑब्सोलीट है। आज के डेट में क्या कहा है इसको? तो आज के डेट में क्लास 100 का मतलब होता है क्लास ए एरिया। अगर आप आज के डेट में शेड्यूल एम स्टडी करते हो, शेड्यूल एम आप देखते हो, तो आज के डेट में क्लास 100 को क्लास ए कहा गया है। सो नाउ क्लास ए एंड क्लास बी ये aseptic एरिया में आते हैं। तो अब आपको क्लास 100 को एज अ क्लास ए याद रखना होगा। एंड इवन ISO ने भी जो क्लासिफिकेशन दिया है क्लास 100, क्लास 10,000, क्लास 1000, इसको ISO ने भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो आज के डेट में
क्लास ए में और क्लास बी में असेप्टिक एरिया आता है, ये ध्यान दीजिए। ओके, देन दिस इज द रिस्किएस्ट रूट। वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा get exposed to high concentrations of the drug. Then only aqueous solutions, not suspensions, can be injected, right? Only aqueous solutions and not suspensions. Okay, so हमने क्या देखा, अगर हमें सस्पेंशंस को या ऑयली सॉल्यूशंस को इंजेक्ट करना होगा तो हम कौन से रूट से करेंगे? इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर, वेरी गुड, करेक्ट, एग्जैक्टली। देन नेक्स्ट, देर आर नो डेपो प्रिपरेशंस फॉर दिस रूट। ओके, डेपो प्रिपरेशन का क्या मतलब बताया था मैंने? डेपो प्रिपरेशन सबक्यूटेंस में हमने स्टडी किया। व्हाट इज डेपो प्रिपरेशन? ड्रग वहाँ स्टोर रहता है और फिर धीरे धीरे रिलीज होता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही होता है डेपो प्रिपरेशन। जैसे आपको बस डेपो पता होगा, तो बस डेपो में बसेस स्टोर होती है, जमा होती है, आती है, रुकती है एंड फिर वहाँ से निकलती है। उसी तरीके से जो डेपो प्रिपरेशन होती है तो उसमें से ड्रग स्टोर हो जाता है और फिर धीरे 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 रिलीज होता है, ठीक है। देन एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ सम ड्रग्स कैन कॉज इंजुरी, नेक्रोसिस एंड स्लफिंग ऑफ टिश्यूज। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेशन कहा गया है। एक्स्ट्रा वेसेशन का मतलब क्या होता है? तो एक्स्ट्रा वेसेशन का मतलब होता है जब कोई भी नर्स, यदि वो एक्सपर्ट नहीं है, कोई नर्स है जो स्किल्ड नहीं है, फ्रेशर है, एक्सपर्ट नहीं है, तो जब वो वेन में निडल इंसर्ट करती है या ड्रग को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करती है तो गलती से वो ड्रग आसपास के एरिया में, वेन में न जाते हुए आसपास के एरिया में चला जाता है। या कई बार अगर निडल वेन में प्रॉपर अगर नहीं जाती है, प्रॉपर एंगल से, प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है, तो ड्रग जो है वो वेन में से लीक हो जाता है। लीकेज ऑफ ड्रग थ्रू दी वेन, वेन में से ड्रग लीक होता है सराउंडिंग एरिया में। और ऐसा ड्रग यदि वेन में से लीकेज हो रहा है सराउंडिंग एरिया में, तो वो सराउंडिंग एरिया में जो टिश्यूज़ है वो टिश्यूज़ में उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है या और कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ आईवी रूट। तो यहाँ पे हमने आईवी रूट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, देन आपका आइसोटोनिसिटी क्या होता है, असेप्टिक कंडीशन क्या है, असेप्टिक एरिया क्या है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे हम चलते हैं, दैट इज इनहेलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि कुछ बुक्स ने इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन को पैरेंटरल में कंसिडर किया है, तो कुछ बुक्स ने इसको अलग से कंसिडर किया है, पैरेंटरल में नहीं लिया है। ओके, सो इनहेलेशन जो रूट होता है ये माउथ के थ्रू और नेजल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके लिए हमें इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। किसके? इनहेलर। ओके, वी यूज़ इनहेलर फॉर इनहेलेशन। ओके, और यहाँ पे जो डोसेस फॉर्म होता है इनहेलर के लिए या इनहेलेशन में, वो डोसेस फॉर्म कौन सा होता है? तो इनहेलर के लिए डोसेस फॉर्म ये या तो कोई DPI होगा, DPI। इनहेलेशन के केस में जो डोसेस फॉर्म होता है वो आइदर DPI होता है और एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स। ओके, नाउ आप मुझे बता सकते हो कि DPI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज DPI? ड्राई पाउडर इनहेलर। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ओके, अब आप मुझे बताइए कि DPI और एरोसोल में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस बिट? हाँ बोलिए। एरोसोल प्रेशर कंपोनेंट इज देयर। यस, प्रेशराइज सिस्टम। एरोसोल्स आर दी प्रेशराइज सिस्टम जिसमें प्रेशर कंपोनेंट होता है एंड दैट प्रेशर कंपोनेंट आर नोन एज, एरोसोल्स में जो प्रेशर क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट्स। याद है प्रोपेलेंट्स? सो प्रोपेलेंट्स आर यूज्ड इन एरोसोल प्रिपरेशंस। DPI में प्रोपेलेंट्स होते हैं क्या? सो DPI में प्रोपेलेंट्स नहीं होते। ओके, तो बेसिक जो डिफरेंस है DPI में और एरोसोल में क्या है? तो एरोसोल्स में प्रेशर जनरेट करने के लिए प्रोपेलेंट्स का यूज़ होता है या फिर कुछ गैसेस का भी यूज़ हो सकता है, और DPI में प्रोपेलेंट्स नहीं होते हैं। देयर आर नो प्रोपेलेंट्स इन DPI। तो जब हम रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे
तो रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग DPI को और एरोसोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इनहेलेशनल, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। सो वोलेटाइल लिक्विड्स, गैसेस एंड एरोसोल्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन थ्रू माउथ और नोज फॉर सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट्स। सो सिस्टमिक इफेक्ट और लोकल इफेक्ट में क्या डिफरेंस है ये हम लोग जानते हैं। हमने जब शुरुआत की थी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन की, उसी समय हमने ये जो डिफरेंस है इसको स्टडी किया था। सो बताइए इन शॉर्ट क्या डिफरेंस होता है दोनों में, सिस्टमिक इफेक्ट में और लोकल इफेक्ट में? तो क्या ब्लड बेसिक डिफरेंस? सर्कुलेशन में बिना ब्लड, मतलब एंटर किए इफेक्ट देता है वो लोकल इफेक्ट, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो जाके इफेक्ट देता है वो सिस्टमिक इफेक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इसी तरीके से आपने स्टडी चालू रखा है, इतना फोकस स्टडी यदि आपका है, इतना कंसंट्रेशन यदि आपका है, एंड इस नोट्स के अलावा यदि आप रेफरेंस बुक पे स्टडी करते हो, तो दुनिया में कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए गुड। देन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स, inhaled drug is absorbed through vast surface of alveoli, hence action is very fast. Then, in case of aerosols, particles larger than 10 microns impact on the mouth, throat or upper respiratory tract mucosa and do not reach the pulmonary tree, whereas very small particles 0.6 microns are susceptible to easy exhalation. Now अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने जैसे देखा कि DPI और एरोसोल होते हैं। तो DPI एंड एरोसोल में जो पार्टिकल साइज होती है वो पार्टिकल साइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर है। पार्टिकल साइज जो है दैट इज़ द क्रिटिकल पैरामीटर फॉर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यदि रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम या पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जिसमें कि DPI एंड एरोसोल आते हैं, अगर उसमें पार्टिकल साइज को हम ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं तो वो जो सिस्टम है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। अगर DPI में या एरोसोल में पार्टिकल साइज 10 माइक्रॉन्स के अराउंड होती है, नियर अबाउट 10 माइक्रॉन्स, तो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स माउथ, थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका जो DPI है या जो इन्हेलर है वो ओनली माउथ में, थ्रोट में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, या माउथ, थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको इफेक्ट मिले, तो उसमें पार्टिकल साइज को आप नियर अबाउट 10 माइक्रॉन्स के आसपास मेंटेन कीजिए। नॉट मोर देन 10 माइक्रॉन्स, लेस देन 10 माइक्रॉन आप मेंटेन कीजिए। अगर आप 10 माइक्रॉन के आसपास पार्टिकल साइज मेंटेन करते हो तो आपका जो ड्रग है वो माउथ, थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे 10 माइक्रॉन्स में अगर है तो माउथ में, अगर वो 6 to 7 माइक्रॉन के आसपास में है तो थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका जो और डिटेल है, और भी डिटेलिंग, वो हम लोग जब पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसका और डिटेल में आपको बताऊंगा। एंसल में, ऑल्टर में इसका डिटेल दिया गया है। अभी एक और बात ध्यान देना है, अगर आपका पार्टिकल साइज जो है वो 0.6 माइक्रॉन्स के नीचे जाता है तो ये जो ड्रग है ये आपको इफेक्ट प्रोड्यूस देगा ही नहीं। देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल, कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारी एयर एक्सपायर्ड होती है, जो हम एयर बाहर आती है हमारे रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, जब ब्रीदिंग में हम एक्सहेलेशन करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो अगर पार्टिकल साइज 0.6 माइक्रॉन से कम है तो ऐसे पार्टिकल्स ये एक्सपायर्ड एयर के साथ में बाहर आ जाएंगे, वो अंदर जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। नाउ मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या बताया गया है, अगर आपको पल्मोनरी इफेक्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रग लंग्स तक जाए, लंग्स में पहुँचे, अल्वेओलाई में पहुँचे, तो उसका पार्टिकल साइज नियर अबाउट 5 माइक्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 माइक्रॉन, नियर अबाउट, नॉट मोर देन 5 माइक्रॉन। 5 माइक्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लंग्स को टारगेट कर रहे हो, अल्वेओलाई को टारगेट कर रहे हो, तो जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो 5 माइक्रॉन का होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 माइक्रॉन्स। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स ने कहा है। एंसल जो है, एंसल ने यहाँ पे 6 माइक्रॉन की रेंज कही है, 6 माइक्रॉन्स।
मतलब मेजॉरिटी ऑफ बुक्स का कहना है अगर आप लंग्स को टारगेट कर रहे हो, आप अल्वियोलाई को टारगेट कर रहे हो, तो पार्टिकल साइज 2 to 5 माइक्रोन की होनी चाहिए, 2 to 5 माइक्रॉन्स। ओके, एंड एंसल का कहना है कि पार्टिकल साइज 2 to 6 माइक्रोन की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब जब हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन स्टडी कर रहे हैं, तो इस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन को हम लोग फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू एंड फार्मेकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आपने नोट्स देखी होगी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन की, या आपने किसी बुक को देखा होगा, तो फार्मेकोलॉजी के बुक में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन या ओनली फार्मेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया गया है, एंड फार्मास्यूटिक्स के बुक में ये फार्मुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया गया है। जबकि यहाँ पे मैं इसको फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज फार्मेकोलॉजी दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए जो लेक्चर है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए नाउ एडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के एडवांटेजेस में फर्स्ट क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स में इसमें इफेक्ट मिल जाता है। देन हाँ यस बोलिए। सर आपने बोला कि 6 माइक्रोन से कम रहेगा तो इफेक्ट नहीं देगा, हाँ फिर ये 6 टोटल माइक्रोन 5 नहीं, माइक्रोन। 6 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 0.6 माइक्रोन है। अच्छा नैनो सर, नैनो 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 0.6 ओके माइक्रोन। ओके, एंड ये 6 है। ओके, डेसिमल पॉइंट का ध्यान दीजिए। ओके ओके, ये 0.6 माइक्रोन मतलब ये नैनोमीटर में चला गया ना, एनएम 600 एनएम, 600 एनएम नैनोमीटर। ओके, जबकि ये ओके माइक्रोन है, ये 6 है, 6 और 0.6। ओके, ठीक है। ओके चल, देन सो व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टॉप, द ड्रग डिफ्यूजेस बैक and is rapidly eliminated in expired air. Thus, controlled administration is possible with moment-to-moment adjustment. Okay, अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे कई सारे एग्जाम्स में कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो की पॉइंट्स है या की वर्ड्स है, की स्टेटमेंट है, उसमें से ये एक है। इसको आपको समझ के लेना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट कहा गया है। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट का मतलब टाइट्रेशन ऑफ डोज ऐसा भी होता है। टाइट्रेशन ऑफ डोज मतलब ज़रूरत पड़ने पे हम डोज को बढ़ा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे डोज को कम कर सकते हैं, और डोज को एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज को एडजस्ट किया जा सकता है। इसको मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट को यहाँ पे टाइट्रेशन बोला गया है। अगर हम आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये टाइट्रेशन या मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम ओरली ड्रग दे रहे हैं तो भी मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। बट इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन रूट से दे रहे हैं, तो मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे डोज का टाइट्रेशन कैसे पॉसिबल है? तो जब हम ड्रग इनहेलेशन रूट से इनहेल करते हैं, ओके, तो वो ड्रग जाता है आपका लंग्स में, अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से जाता है ब्लड में। अब यदि उस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी इफेक्ट मिल रहा है, या कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल इफेक्ट हो रहा है, तो आप ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको स्टॉप कर दीजिए। ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दीजिए। जैसे आप ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टॉप करोगे तो ब्लड में वो जो ड्रग है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। तो ब्लड में ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी में है, और यदि वो ड्रग ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो ड्रग ब्लड में से दोबारा लंग्स में आ जाएगा, और लंग्स से वो एक्सपायर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब यदि आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो इनहेलेशन रूट से, तो ड्रग ब्लड में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। और जब आप उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर देते हो, इनहेलेशन बंद कर देते हो, और वो ड्रग यदि ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ब्लड में से दोबारा लंग्स में आएगा और लंग्स से बाहर निकल जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट ये पॉसिबल है। मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया, अनडिजायरेबल इफेक्ट मिला, एडवर्स इफेक्ट मिला, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कर दो, जो भी ड्रग ब्लड में है वो बाहर निकल जाएगा, वो ड्रग बाहर आ जाएगा, जो भी एक्सेस क्वांटिटी में ड्रग है ब्लड में वो बाहर आ जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एडजस्टमेंट मतलब डोज का टाइट्रेशन पॉसिबल है। एंड इस कंसेप्ट पे कई बार कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट, डोज रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, सो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज्ड। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड बाय दिस रूट। देन सेल्फ एडमिशन इज पॉसिबल। नाउ ये जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ ये लेटेस्ट है। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे निडल फ्री इंसुलिन ह्यूमन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज इनहेलेशन पाउडर। तो अभी जो इंसुलिन जो है ये इनहेलेशन फॉर्म में भी अवेलेबल हो चुका है। एंड इसका जो ब्रांड नेम है वो है अफ्रेज़ा, AFREZZA, अफ्रेज़ा। ओके, ये इसका ब्रांड नेम है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसको किसने लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में? अफ्रीज़ा जो है सिप्ला कंपनी। सिप्ला कंपनी, वेरी गुड। एंड इसका ये ब्रांड कौन सी कंपनी को ओन करता है? कौन सी कंपनी ओनर है इस ब्रांड का? सिप्ला मार्केटिंग है, इंडिया में मार्केट करता है। ओरिजिनली किसका है ये ब्रांड? सो मैनकाइंड फार्मा का है। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको, ये IMP है जीके के हिसाब से। देन डिसएडवांटेज ऑफ इनहेलेशन, so danger of cardiac toxicity as drug directly enters left side of the heart. Okay, then drug producing local irritation may increase respiratory tract secretions and can cause bronchospasm, and specially designed apparatus such as mask or atomizer is required. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने इनहेलेशन रूट को भी डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने एक IV रूट एंड इनहेलेशन रूट को डिस्कस किया है। नाउ जो आगे का पार्ट है ट्रांसडर्मल और परक्यूटेनियस रूट। ओके, एंड उसके बाद में कुछ MCQs भी है आगे एंड नेजल रूट भी है। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब है सैटरडे को, तो नाउ ये हम लोग सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है? यस, आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड विद द क्लास?